आज का लेक्चर 12वीं जमात के लिए और ये सबक मरहूम की याद में से लिया गया है। पतरस बुखारी का ये मजमून है, इंशाया है। और ये दरअसल मिजाया है और इसी से मुतलिक एक सवाल है। मरहूम की याद में मजमून तो नहीं कह सकती क्योंकि सवाल में मजमून का लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन ये इंशाया, मजमून और इंशाया में फ़र्क हमने शायद इससे पहले थोड़ा पढ़ा है। आपको कैसा लगा और क्यों, तंजिया, मिजाहिया या सादा? इसका जवाब ये है चूंकि मरहूम की याद में पतरस का एक इंशा है और ये पतरस के बेशतर इंशा है। दरअसल मिजाहिया ये तंज इसमें बहुत कम है, कहीं कहीं पे तंज है। मरहूम की याद में एक मिजाहिया उन्वान है, ये इस इंशाया का मजमून नहीं है। मजमून लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमें वाज़िह तौर पे जहन में रखना है कि ये इंशाया है। ये इस इंशाया का बहुत ही दिलचस्प उन्वान है और इंशाया से पूरी मुनासिबत रखता है। मरहूम से मुराद मुसन्निफ की वो टूटी हुई बाइसिकल है जो उसने अपने हाथों दरिया में डाल दी थी। मुसन्निफ मिजाहिया अंदाज में इस बाइसिकल को मरहूम कहकर पुकारता है, गोया मुसन्निफ का कोई फौत शुदा अजीज हो, वो इसी बाइसिकल की याद में वो ये मजमून, ये इंशाया लिखते हैं। मरहूम की जो दरअसल ये इंशाया एक मिजाया ही है और साइकिल के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और वो उसको, तो मुसन्निफ ने मिजाया अंदाज में इस बाइसिकल को मरहूम कहकर पुकारा है। ये लफ्ज इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है और जैसे इसका कोई फौत शुदा अजीज हो। और ये बाइसिकल जो टूटी फूटी है फिर मिर्ज़ा साहब खरीदते हैं और पूरी कहानी इसी में है। तंज बहुत कम है और मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा इस इंशाए में है। मुख्तसर नोट लिखिए, तंज मिर्ज़ा के मुतल्लिक जो मुख्तसर नोट लिखना है, फ़र्क क्या है तंज मिर्ज़ा में, या कभी कभी तंज मिर्ज़ा दोनों की आमिज़ होती है इंशाए में और कभी खालिस मिर्ज़ा होता है। जैसे पतरस के बहुत सारे इंशाए में जो इन्होंने कुछ इंशाए लिखे हैं, मतलब सब इंशाए में मैक्सिमम जो इंशाए हैं, तो उनमें मिजाया उनसुर ज्यादा है और तंज कम है। रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाए में तंज बहुत ज्यादा है। जवाब, तंज के लुग़वी माने है तंज रमज के साथ बात कहना। मिर्जा का मतलब है खुशतबी और मिर्जा से मुराद खुशतबी करना। तंज मिर्जा कलाम में एक ऐसा चुलबुलापन और ज़राफत पैदा करता है कि सुनने वाला हंसी खुशी की कैफियत महसूस करता है। तो तंज मिर्जा जो है ये दरअसल जो तंज है वो उसमें गलतियों को उजागर किया जाता है कभी कभी और तंज के लिबास में चोट की जाती है, अगरचे इससे कहीं की दिलाजारी का भी खतरा होता है। तंज से कभी कभी दिलाजारी का खतरा हो सकता है अगर आप ज्यादा लकीर पार कर गए, शख्सियत पर ज्यादा उतर गए या पर्सनल जो चोट ज्यादा होगी तो वो कभी कभी हो सकता है। तंज मिर्जा आमेज कलाम का काम दिलों में इनबिसात और होंठों पर मुस्कुराहट पैदा करना। ये ऐसा होना चाहिए कि इससे दिल आजारी न हो। तो हल्का फुल्का तंज किसी काम पे, किसी इदारे पे या किसी, अगर वो खालिस फैक्चुअल या उसमें ज्यादा ही कुछ गलत अंदाज में पेश किया तो वो तंज नहीं रह जाएगा, फिर वो कुछ और चीज बन जाएगी और पर्सनल चीजें उसमें वो एक तरह से वो हमला हो जाएगा पर्सन। लेकिन ये कभी दिल को ठेस भी पहुंचा सकता है। जैसा मैंने कहा कि तंज जो है अगर तीखा हो जाए, ज्यादा उसमें तीखापन है तो ये दिल को ठेस पहुंचा सकता है। या कभी कभी हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अगर हुकूमत के किसी इदारे पे ज्यादा ही कुछ तंज हो जाए, ज्यादा ही कुछ मतलब जो उसमें खामियां उनको भी उसमें घुसेट दिया जाए, तो ये चीजें हो सकती हैं इसमें। मिर्जा का मकसद महज लुत्फ अंदोजी है। तो मिर्जा जो है वो लुत्फ अंदोजी के लिए है, उसमें सिर्फ लुत्फ अंदोजी ज्यादा है, उसमें कोई तंज नहीं है, कोई रिस्क नहीं है ऐसा कोई कि दिल आजारी हो या हुकूमत पे कुछ ज्यादा ही तनकीद हो वैसी, या किसी फर्द पे, खासकर फर्द यहाँ पे, हुकूमत पे तो मजामीन में भी क्रिटिसाइज या बाकी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे
مسئلہ ہے کہ فرد کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے طنز مزاح میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزاح جو ہے وہ بس اس میں ہنسی مذاق ہوتا ہے اور لطف اندوزی ہوتی ہے ایسی. تو طنز میں اصلاح کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں اصلاح کا جذبہ بھی ہے کہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں کسی کے متعلق، تو اسے سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے، نہ کہ وہ اس سے زیادہ ہی گر جائے یا رنجشیں پیدا ہو جائیں. پس درجے کا طنز کسی کو نیچا دکھانے کی غرض سے بھی وجود میں آ سکتا ہے. پس درجے کا طنز جو ہے، جیسا کہ کہا میں نے، کسی کو آپ نیچا نہ دکھائیں. طنز کے بارے میں زیادہ پرسنل اٹیک نہ ہو جائے کسی کی پرسنالٹی پہ. خالص مزاح اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور پڑھنے والا اس سے لطف انبساط حاصل کرتا ہے. خالص مزاح جو ہوتا ہے اعلیٰ درجے کی چیز، جو پطرس کے بیشتر انشائیوں میں یا باقی جو مزاح نگار یا طنز مزاح نگار ہیں. لیکن خالص طنز یعنی وہ طنز جس میں مزاح کی آمیزش نہ ہو، محض دشنام بن کے رہ جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، یہ دراصل طنز کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ مزاح کا بھی عنصر ساتھ چلتا ہے. مزاح میں طنز اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن طنز میں مزاح کا عنصر تھوڑا بہت آمیزش ہونی چاہیے تاکہ وہ لگے کہ طنز ہے، باقی دشنام ترازی نہ بن جائے. اور اردو نثر میں طنز مزاح کا سرمایہ مختص ہونے کے باوجود نہایت قابل قدر ہے. طنز اور ظرافت کے جتنے روپ ممکن وہ سب خود وہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہماری نثر میں ضرور مل جاتے ہیں. اس طرح پست اور بلند ہر سطح کے نمونے ہمارے ادب میں موجود ہیں. چنانچہ عوام اور خاص دونوں کی دل بست کے سامان یہاں کمی نہیں. غالب کے خطوط میں عود پنچ میں بھی کہیں کہیں یہ نمونے ملتے ہیں جس کو ہم ابتدائی نمونے کہہ سکتے ہیں. اور پھر عود پنچ اور اردو طنز مزاح کے وہاں پہ زیادہ پھر خصوصی طور پر ان پہ توجہ دی گئی. پھر ظرافت دور شروع ہوتا ہے اسی 1930 کی یا 20ویں صدی کی ابتدا میں. تو یہ پھر آگے بڑھتا اور خالص اس کے نمونے آنے پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں طنز مزاح کے یا انشاء کے. تو مختلف سمتوں کا یہ سفر کرتا ہے. کسی کے یہاں طنز زیادہ، کسی کے اس زمانے میں معروف مصنفین جو اس کے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ، عظیم بیگ چغتائی، ملا رموزی، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، کنہیا لال کپور، کرشن چندر وغیرہ، انہوں نے پھر اس صنف کو آگے بڑھایا اور باضابطہ طور پر اس صنف سے متعلق جو فن پارے لکھے الگ سے، چونکہ پہلے ابتدائی نمونے تھے کچھ داستانوں میں یا غالب کے خطوط میں یا باقی چیزوں میں، لیکن یہاں پہ پوری طرح انہوں نے پھر اس صنف کو آگے بڑھایا. اور اب اس صنف کا وافر ذخیرہ اردو ادب میں موجود ہے. بہت شکریہ.